नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में महापौर व पटवारी के बीच हुई बहस, धक्का मुक्की। शहरी सेवा शिविर का मामला, अधिकारियों ने किया बीच बचाव। राजसमंद कांग्रेस में चल रही है बदलाव की बयार, कार्यकर्ताओं की राय से बनेगा नया जिलाध्यक्ष राजसमंद। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने उदयपुर में राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तानी नेताओं जैसी भाषा बोलते हैं राहुल। दीपावली से पूर्व रतलाम में दिखे तांत्रिक गतिविधि करते लोग, भक्तों बावड़ी पर नागरिकों में जगी जिज्ञासा और भय। रतलामी सेव बनी त्योहारों की शान, मिठास के साथ चटपटा स्वाद भी जरूरी। उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ, केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री व अधिकारी ले रहे हैं भाग। रतलाम के प्राचीन श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर में अनोखी सज्जा, पहली बार होगी नोटों और जेवरों से भव्य सजावट। शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षक संघ रेस्टा का प्रदर्शन, बीकानेर में निदेशालय पर की नारेबाजी, दिया ज्ञापन। जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 15 यात्री झुलसे। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में महापौर राकेश पाठक और यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह के बीच शहरी सेवा शिविर में जमकर हंगामा हुआ। दोनों के बीच एक फाइल से संबंधित कागजों को लेकर विवाद हो गया। महापौर पाठक ने पटवारी पर आरोप लगाया कि वे जनता को परेशान कर रहे हैं और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वहीं पटवारी मानवेंद्र सिंह ने महापौर की बात नहीं मानी और कहा कि रिकॉर्ड तहसील कार्यालय से लाना होगा। इस पर महापौर भड़क गए और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, साथ ही धक्का मुक्की भी होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि यूआईटी ओएसडी चिमनलाल और तहसीलदार नीरज रावत को बीच बचाव करना पड़ा। महापौर राकेश पाठक ने आरोप लगाया कि यूआईटी पटवारी मानवेंद्र सिंह जनता को परेशान कर रहे हैं और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिविर लगाए हैं ताकि जनता को इधर उधर धक्के न खाने पड़े, लेकिन पटवारी मानवेंद्र सिंह खुद रिपोर्ट देने की बजाय आवेदकों से मंगाकर नाजायज परेशान कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पटवारी मानवेंद्र सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। महापौर पाठक के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे पटवारी के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजसमंद में कांग्रेस ने करीब 25 साल बाद जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक ढंग से शुरू किया है। इस बार निर्णय नेताओं की सिफारिशों से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की राय से होगा। एआईसीसी पर्यवेक्षक एवं झारखंड सांसद सुखदेव भगत और पीसीसी पर्यवेक्षक डिंपल राठौड़ ने राजसमंद पहुंचकर जिला और ब्लॉक स्तर की बैठकें ली। राजसमंद और रेल मगरा ब्लॉक से कुल 8 दावेदारों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया, जिसमें काका भतीजा की जोड़ी भी शामिल रही। वहीं नाथद्वारा ब्लॉक से 2 लोगों ने दावेदारी जताई। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थान पर शक्ति प्रदर्शन और हंगामा भी देखने को मिला। पर्यवेक्षक भगत ने कहा कि इस बार 25 से 65 वर्ष आयु वर्ग के कार्यकर्ताओं से राय लेकर 6 नामों का पैनल बनाकर आला कमान को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और कार्यकर्ताओं की राय का सम्मान किया जाएगा। इस प्रक्रिया से कार्यकर्ताओं में उत्साह और बदलाव की नई उम्मीद देखी जा रही है। 1991 में जिले के गठन के बाद अब तक कांग्रेस के 5 जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। देखना यह है कि इस बार नए जिलाध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाएगा। जी, किसके समर्थक में आए हैं और जिस तरह से आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया हो रही है, इससे किस तरह आप सहमत हैं? ये लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए हम माननीय कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और इस प्रक्रिया के तहत ये जो चुनाव किए जा रहे हैं, इसमें हम सभी सहमत हैं कि हमारे जो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है माननीय आदित्य प्रताप सिंह जी, जिन्होंने पिछले 4 सालों से इस पार्टी को जीवंत रखा है और हरी सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि आगे भी ये अनुभव चलते रहे और हमारे इस विधानसभा में इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। आज कांग्रेस की जिस तरह से यहाँ पर
समर्थक आए हैं, आप भी आए हैं, किसके समर्थक में आए हैं और क्यों आए हैं और क्या कारण है कि आप उनके हरि समर्थक? सिंह जी कोटड़ी के समर्थन में आए हैं। हरि सिंह जी कोटड़ी अच्छे कार्यकर्ता है, समाज में सभी जगह लोगों का ध्यान रखते हैं, हेल्प करते हैं और काफ़ी पॉपुलर है समाज में। मतलब कांग्रेस के युवा नेता हैं, ये महामंत्री भी रहे, सरपंच भी रहे। इनके पिताजी महाराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे वर्षों से और कम से कम 30-35-40 साल तक सरपंच रहे। शिव सिंह जी दाता जिनकी आज पुण्यतिथि है और सक्रिय कार्यकर्ता है हरि सिंह जी। सभी लोगों की चाहत है, यंगस्टर सब लोग इनके साथ हैं, गांव रेलमगरा ब्लॉक पूरा इनके साथ हैं। राजसमंद में भी काफ़ी लोग पॉपुलर हैं ये और युवा और कर्मठ नेता है कांग्रेस के। जो मनोनयन होना है हाँ। तो उस जिला अध्यक्ष के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। जो पर्यवेक्षक और सर्वेयर महोदय हैं तो उनके लिए एक भी यहाँ लल्लूलाल जी के समर्थन के लिए आए हैं। और इसलिए समर्थन आए कि एक जो किसान कौम का, ओबीसी का और जो फील्ड में अच्छा काम करने वाला जो जिलाध्यक्ष चाहिए पार्टी को इस समय, उसके लिए लल्लूलाल जी एक उपयुक्त और कैंडिडेट है। इसके लिए हम आज आए पर्यवेक्षक महोदय को बताने के लिए कि लल्लूलाल जी को आप जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो पार्टी को बहुत मजबूत होगी। एक बार आप मुझे बात बताएं कि आप ST और OBC की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या वास्तव में जातिवाद को लेकर कांग्रेस का? उदयपुर में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी देश की संसद में पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे। यही भाषा पाकिस्तानी मीडिया और नेता भी बोल रहे थे। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पाकिस्तान से तैयार होकर आती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति में अभी बहुत स्कोप है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उन्हें वहीं से चुनाव लड़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि वह राहुल गांधी को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने उनका नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है, फिर भी वह अब तक पार्टी में हैं। यह काम उन्होंने अशोक गहलोत के इशारे पर किया था। वही देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 बड़े निर्णय किए हैं, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की बचत क्षमता बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। देखिए, 2 आर्थिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। पहला, 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, कोई आयकर नहीं। और दूसरा, देश की सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ पर GST की दर या तो 0 कर दी या 5% पे ले आए। इससे भारत का उपभोग 5,31,000 करोड़ रुपया बढ़ने का उम्मीद है। 5,31,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी प्योरली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी GDP का 80% कंजम्पशन से, उपभोग से आता है। तो जब 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ेगा तो भारतीय इकोनॉमी का जो पहिया है वो चक्कर घूमना चालू हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने GST रेट रैशनलाइजेशन, जिसको हम GST 2.0 कहते हैं, और 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं से भारत के मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की पॉकेट की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया है। और ये बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम मार्केट में एडिशनल 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ाएगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को माना, IMF ने भी इस बात को माना कि डिस्पाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, दुनिया के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.5% की GDP से बढ़त का अनुमान है। दीपावली से पूर्व आने वाली बड़ी अमावस्या को तंत्र साधना के लिए विशेष माना जाता है। इसी अमावस्या की रात को कई तांत्रिक अपनी साधनाओं में सक्रिय हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य बीती रात रतलाम की भक्तों बावड़ी में देखने को मिला, जहां कुछ तांत्रिक रहस्यमयी क्रियाएं करते हुए नजर आए। तांत्रिकों के पास दीपक, लाल कपड़ा, नींबू और अन्य पूजा सामग्री रखी हुई थी। जब आसपास मौजूद लोगों ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि वे क्या कर रहे हैं, तो तांत्रिकों ने इतना ही कहा कि विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को वहां आने से भी मना किया।
इसको देखते हुए वहां पहुंचे स्थानीय लोग भी पहले तो जिज्ञासु होकर रुके थे, लेकिन कुछ देर बाद वहां का माहौल रहस्यमय होता देखकर लोग दूर हट गए। दीपावली से पूर्व इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं हर साल देखने को मिलती हैं। इसको लेकर भी समाज में दो तरह के विचार चलते हैं। कोई इसे अंधविश्वास का बढ़ावा देने वाला कहता है, तो कोई इसे आध्यात्मिक साधना कहता है। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो समय जानता है, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसे कई नज़ारे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। आधी रात का वक्त शमशान में आप लोग फोन कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य दीपावली के समय? आज काल भैरव अष्टमी है। ये दीपावली के समय हर साल प्रतिवर्ष हम शमशान में ही किया जाता है। आज आपको भी पता चला कि हम करते हैं, तो हम ये गुप्त क्रिया है हमारी, और हम गुप्त तरीके से ही करते हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है जन कल्याण और सुख समृद्धि के लिए करते हैं हम हवन। ये कब तक चलेगा ये हवन? हाँ? आज कब तक चलेगा हवन? ये रात मध्य रात्रि 1 बजे तक चलेगा अभी हवन। क्या नाम आपका? मेरा नाम चरणनाथ ओगर, अघोर अखाड़ा, अघोर पीठाधीश्वर, रतलाम से। जी प्रभु जी, दिवाली का समय है और इस तरीके से शमशान में तो कई तरह की भ्रांतियाँ होती है, आप बताएं किस तरह का उद्देश्य किस तरीके से जगह? जय बाबा भूतनाथ जी। मैं शिवनेत्र ओघड़, गोपालनाथ नागा, काशी विश्वनाथ, और ये जन कल्याण के लिए, ये हम संसारिक जन कल्याण के लिए आज हवन कर रहे हैं। और इस जन कल्याण के लिए संसार के अंदर सभी के परिवार के अंदर सुख शांति सुख समृद्धि हो, यही हमारा उद्देश्य है हवन करने का इस शमशान के अंदर, रतलाम के अंदर। और जो परिवार के अंदर जो आज देखा जा रहा है कि किसी के परिवार के अंदर कलह कलेश और पितृदोष, बहुत सारे अलग अलग तरह के दोष हैं, इसी के कारण हमारा ये उद्देश्य है कि परिवार के अंदर सबको सुख शांति हो और सुख समृद्धि हो, और आने वाले समय में जो दीपावली है सबके परिवार के अंदर खुशहाली हो, यही हमारा जन कल्याण उद्देश्य है इस हवन का। भगवान महाकाल सबको खुश रखे, व्यस्त रखे, यही हमारा एक उद्देश्य है। पूरे परिवार के अंदर संसार में सबका भला करे। जो ये 3 दोष हैं, पितृदोष, पिता दोष, और जो इस संसार के अंदर जो इन लोग परेशान होकर के घूमते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, मैं हमेशा उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपने जीवन के अंदर बस अच्छे कर्म करें, जीव जंतु की सेवा करें, और जो परेशान लोग हैं उनकी सेवा करें, ज़्यादा किसी मार्ग में ना भटकें, ईश्वर के प्रति अपनी सद्भावना रखें। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा संकल्प है। यहाँ पर आज भक्तन की बावड़ी रतलाम के अंदर महाशमशान और महायज्ञ करने का। भगवान महाकाल सबको खुशहाल रखे। जय बाबा भूतनाथ। आदेश। दीपावली के त्योहार पर जहां देश भर में लोग एक दूसरे को मिठाई और चॉकलेट्स का उपहार देते हैं, वहीं रतलाम में त्योहारों की रौनक कुछ अलग ही होती है। यहाँ रतलामी सेव सिर्फ एक नमकीन नहीं, बल्कि अपनापन, परंपरा और स्वाद का प्रतीक बन चुकी है। रतलामी सेव का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में एक ही चीज आती है, तीखा, कुरकुरा और लाजवाब स्वाद। रतलाम की यह मशहूर सेव अब न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। त्योहार आते ही लोगों में मिठाइयों का उत्साह बढ़ जाता है, पर रतलाम की मिठाई के साथ साथ रतलाम का सेव भी विश्व प्रसिद्ध है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दीपावली से पहले लगातार सेव की दुकानों पर सेव लगातार बन रही है, और सेव जो है लोगों का मुंह मिठास के साथ में नमकीन भी करेगा इस बार त्योहारों पे। इस बार देखा जाए तो अपने अपने व्यवसायी जो हैं सेव के भंडारण में लग गए हैं, क्योंकि सेव मिठाई के साथ साथ सेव भी गिफ्ट में दिए जाने वाला एक उपहार के रूप में पूरी चीज है। त्योहारों के मौसम में रतलामी सेव की मांग इतनी बढ़ जाती है कि स्थानीय दुकानों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दीपावली पर सेव की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। कई परिवार मिठाई के साथ साथ रतलामी सेव के पैकेट अपने रिश्तेदारों और मित्रों को उपहार में भेजते हैं। रतलामी सेव की खासियत इसका मसाला मिश्रण है, जिसमें बेसन, अजवाइन, लाल मिर्च और खास रतलामी मसाला इसे एक अलग स्वाद देता है। त्योहारों पे नमकीन की साथ, मिठाइयों के साथ साथ नमकीन की काफ़ी अच्छी मांग बढ़ जाती है। गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को गिफ्ट देने के हिसाब से भी लोग लेके जाते हैं। और नमकीन में काफ़ी नई नई वेराइटी भी बनाई जाती है। इस टाइम पे पुदीना वाली सेव, पाइनएप्पल, चॉकलेट, अलग अलग टाइप की वेराइटी बनाई जाती है नमकीन में। किस तरह का चलन जाता रहता है रतलामी सेव, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है? तो रतलामी सेव का तो चलन तो क्या, रतलाम नमकीन का फेमस ही है। और इस टाइम में दिवाली के टाइम पे फैंसी वेराइटी ज़्यादा मांगते हैं लोग,
त्यौहार के हिसाब से मीठा मिक्सचर हो गया, पुदीना मिक्स हो गया, इस टाइप के आइटम ज़्यादा चलते हैं। यही वजह है कि हर त्योहार में लोगों के मुंह में मिठाई के साथ चटपटे स्वाद का मजा भी आता है। रतलाम के लिए सेव सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि शहर की पहचान है। सेव वाला शहर के नाम से ये शहर देश भर में प्रसिद्ध है। रतलाम में नमकीन का एक विशेष आकर्षण है। रतलाम में जो नाम अभी तक इस चीज को लुभाया गया है और मेहनत करके इस चीज को आज भी इसको बरकरार रखा गया। आज गरीब व्यक्ति 10 रुपए की सेव खा के अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और आज जितने बड़े बड़े मंत्री अधिकारी लोग भी मिठाई के साथ नमकीन को उसको उपलब्ध दिया जाता है, जिसे मिठाई से ज़्यादा वो रतलाम की नमकीन को ज़्यादा पसंद करता है और उनके परिवार को ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं। और रतलाम में अभी तक अच्छी पहचान बना रखी है और रतलाम में जितना ताकत से नमकीन का नाम है वो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी इस नाम को अभी तक पहचान नहीं पाया। ये प्रभु कृपा है और हमारी मेहनत का श्रेय है। आज भी हम नाम को आज हमें 60-62 साल ऊपर हो गए वर्ष को काम करते हुए, परंतु आज भी हम इस नाम को कायम करके, क्वालिटी को मेंटेन करके आज भी इस नाम को हमने जिंदा रख रखा है। किस तरह से दीपावली पर इसके जो डिमांड बढ़ जाती है, कितनी खपत हो जाती है आम दिनों के मुकाबले? नहीं, दिवाली के टाइम इसका आमतौर पर बढ़ता ही है क्योंकि हर बच्चों को नमकीन लगता है। अभी आजकल का मिठाई का चलन बहुत कम होने लग गया है। अभी पहले से नमकीन में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो गया है। जो इसमें जो टेस्ट और जायका रतलाम में है, उसकी प्रभुत्ता, उसकी तारीफता वो कोई नहीं बना सका। दीपावली की रोशनी और मिठास के बीच रतलाम का तीखा स्वाद हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है और रतलाम का यही स्वाद आज देश दुनिया में मशहूर है। रतलाम की सेव एक बार फिर इस दीपावली पर लोगों के स्वाद का कारण बनेगी। दीपावली पर्व पर इस बार रतलाम शहर के मंदिरों में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। माणक चौक स्थित प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी मंदिर के साथ ही इस बार पहली बार कालिका माता मंदिर के पीछे स्थित श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर को भी नोटों और जेवरातों से सजाया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक व्यास ने बताया कि भक्तों ने नकदी और आभूषण जमा कराना शुरू कर दिया है। सभी दानदाताओं के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर रसीद दी जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। भाई दूज के बाद सभी भक्तों को उनकी नकदी और आभूषण सुरक्षित लौटा दिए जाएंगे। श्री महालक्ष्मी नारायण मंदिर का इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना बताया जाता है। यह मंदिर कभी नगर की प्राचीन बस्ती का केंद्र रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना एक संत ने की थी, जिन्होंने यहाँ श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। माना जाता है कि जिस परिवार पर आर्थिक संकट या ग्रह कलह हो, यदि वह यहाँ शुक्रवार को शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता है तो उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। मंदिर में मन्नत पूरी होने पर भक्तजन भगवान लक्ष्मी नारायण को चांदी या सोने का छोटा पात्र अर्पित करते हैं। इसे स्वर्ण पत्र अर्पण परंपरा कहा जाता है। यह पत्र मंदिर की दीवार में संजोया जाता है, जो आज भी सैकड़ों भक्तों की पूरी हुई मन्नतों की गवाही देता है। इसके अलावा कई श्रद्धालु 1008 दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन करने की परंपरा निभाते हैं। इस वर्ष मंदिर में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नोटों और आभूषणों से सजावट की जा रही है। लक्ष्मी पूजन के दिन विशेष महाआरती और संगीतमय भजन संध्या का आयोजन भी होगा। शहर भर के भक्त यहां दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। जी, कितना प्राचीन मंदिर है और मंदिर की क्या विशेषता है और इस बार दीपावली के अवसर पर किस तरह का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है? बताना चाहूँगा, अपना ये मंदिर जो है रियासतकालीन होकर 300 वर्ष से भी अधिक पुराना है और यहाँ पर प्रतिमा जो है उसका मैं आपको विवरण देता हूँ। नीचे जो बैठे हैं अपना गरुड़ भगवान है, गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान विराजमान है और विष्णु भगवान ने महालक्ष्मी को गोद में लिया हुआ है। कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि लक्ष्मी सदैव चलायमान है और कहीं भी एक जगह पर बैठ नहीं पाती, लेकिन लक्ष्मी नारायण के साथ में लक्ष्मी जी की आराधना करने पर स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण मंदिर का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्तजन जो है अपने घर में चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी जी सदैव विराजित रहे, तो उन्हें लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप को जो है पूजन करना चाहिए। इस वर्ष हमने भक्तों के आग्रह पर, क्योंकि ये जो दीपावली का जो त्योहार है ये धन और वैभव का त्योहार है, इसलिए भक्तों के आग्रह पर इस बार नोटों का श्रृंगार करने की हमने योजना बनाई और भक्तों के द्वारा जो लाई गई राशि है उससे हम ये पूरे मंदिर को नोटों से श्रृंगार कर रहे हैं।
कितने की लागत आएगी और कितना इसमें नोटों पे खर्चा जो लग रहा है, जो भक्तों की राशि लग रही है, वो कितना अनुमानित राशि है? अभी तक कुछ भी 40 लाख रुपए के लगभग जो है की राशि भक्त लोग यहाँ पे जमा करवा चुके हैं। किस तरह से उनको पारदर्शिता रखी जा रही है, रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, उसके लिए रजिस्टर एक मेंटेन किया जा रहा है और एक पावती रसीद के रूप में हम लोग एक पावती दे रहे हैं। वो उसमें हम आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी ले रहे हैं और उसमें आधार नंबर और उनका मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। जितनी राशि वो लोग जमा कराते हैं उसके एवज में उनको रसीद दी जा रही है। और अपने ये 3 दिवसीय आयोजन जो है धनतेरस, फिर रूप चतुर्दशी और दीपावली, इसके बाद में भाई दूज के दिन से हम लोग वो जो भक्त हमको राशि जमा करा के गए हैं उनको वो राशि वापस से हम लोग जो है उनको प्रदान करेंगे। मोर पंख जो मुकुट होता है, जो लाला लाड़ी के बनता है, वो चढ़ाने की परंपरा है, वो उसमें और क्या 4 लड्डू क्यों चढ़ाए जाते हैं, उसकी क्या परंपरा है? हाँ, उसमें भी एक जानकारी देना चाहूंगा मैं आपको। हमारे यहाँ पे जो है भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है जोड़े से। तो यहाँ पे भक्त जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, शादियों में विवाह में विलंब हो रहा होता है, तो कुछ 5-6 प्रकार की सामग्री है, पूजा सामग्री, वो लेके आते हैं और वो हम मंत्रोच्चार के द्वारा उनको अभिमंत्रित करके भगवान जी को अर्पण करते हैं और मन्नत ली जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में इंदौर से, उज्जैन से, महिदपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, पुणे, मुंबई से भक्त आते हैं यहाँ पे मन्नत लेने के लिए। मन्नत पूरी होने के बाद में वो माता जी को वेश। बीकानेर में राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा निदेशालय पर जबरदस्त नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। प्रदेश भर के वरिष्ठ शिक्षकों की बकाया डीपीसी पूरी करने, नए पद सृजित करने, आगामी डीपीसी भी जल्द करवाने के साथ यूपीएस के आदेश को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू रखने की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम निदेशक को ज्ञापन सौंपा। रेस्टा के पूर्व सभाध्यक्ष टोडाराम गोलिया ने मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने पर मजबूर न करे सरकार। टोडाराम गोलिया ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर गंभीर है और सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहा है। कुछ मत करना जी, बताएं क्या मांगे? कुछ मामला क्या बताएं? आज राजस्थान वरिष्ठ संघ रेस्टा की तरफ से 1 दिन का सांकेतिक धरना है। इस धरने में जो हमें मुख्य मांगे हैं उसमें 23-24, 24-25 और 25-26 वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याताओं की डीपीसी की मांग है। 21-22 और 22-23 जो रिव्यू डीपीसी के वंचित बच्चे उनकी लिस्ट जारी करने की मांग है। और जो स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं जितने भी 13-14 के बाद आज तक एक भी पद स्वीकृत नहीं हुआ, उनके बारे में पद स्वीकृति के बारे में मांग है। और जो अंतर्मंडल ट्रांसफ़र हो जाते हैं 2nd ग्रेड टू किसी दूसरे मंडल में, तो वरिष्ठता विलोपित हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। शिक्षा विभाग के अलावा कहीं पे भी वरिष्ठता विलोपित नहीं होती है। शिक्षा विभाग में भी केवल 3rd ग्रेड टीचर और 2nd ग्रेड टीचर की ही वरिष्ठता विलोपित होती है, जो कि बहुत गलत है। सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, ये समान व्यवहार नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम भी शिक्षक हैं, हम भी 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड है और बाकी विभाग की 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड उनकी वरिष्ठता विलोपित नहीं हो रही है, तो हमारी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये मांग सरकार से करना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो आप पूरी कर लें, नहीं तो हमें बहुत बड़ा विकराल आंदोलन करना पड़ेगा। मजबूरन हमें अपने कानून हाथ में लेने पड़ेंगे। नाम बताओ। टोडाराम गोलिया, पूर्व सभाध्यक्ष रेस्टा। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी एसी स्लीपर बस में मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत कुल 15 यात्री झुलस गए, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी तक हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर थैयात गांव के पास दोपहर करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी ऊंचाई तक उठता रहा, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस रोजाना की तरह दोपहर करीब 3 बजे 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर थैयात गांव के पास अचानक बस के पिछले हिस्से से धुआं उठना शुरू हो गया। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल हुए 15 लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में पर्यटन मंत्रालय के तत्वावधान में 2 दिवसीय
राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का होटल मेरियट में शुभारंभ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और उच्चाधिकारी भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मंगलवार सुबह 10 बजे उद्घाटन हुआ। इसके बाद अलग अलग सत्रों में विभिन्न राज्यों की ओर से पर्यटन विकास को लेकर प्रस्तुतिकरण दिए गए। प्रथम सत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। द्वितीय सत्र में उत्तर प्रदेश, एनसीटी दिल्ली और राजस्थान, तृतीय सत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के साथ ही चतुर्थ सत्र में गुजरात और महाराष्ट्र अपने अनुभव साझा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके साथ ही पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और असम भी प्रस्तुति देंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श करना है। साथ ही सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पर शिखर सम्मेलन के संबंध में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।